Assalamualaikum dear students. This is A2 Physics 9702 चैप्टर 17 ऑसिलेशन और ये ऑसिलेशन के सिलसिले का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर है कि इसकी कंटिन्यूएशन में ही चल रही हैं सारी चीज़ें, तो ये आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ वो आप तक फौरी तौर पर पहुँचती रहें और अब एक सीक्वेंस के ज़रिए चीज़ों को समझ सकें। यहाँ जो आज हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है पर्टिकुलरली इस शेडो की, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रीवियस मेरा लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है कि उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर सकेंगे। हमने कहा ये था और प्रूव ये किया था कि अगर कोई एक बॉडी हमारे पास अपने एक सर्किल में मूव कर रही हो तो इसका जो शेडो है वो अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हम लास्ट अपने लेक्चर में, लास्ट डिस्कशन में हम ये चीज़ें प्रूव कर चुके हैं। वहाँ पर हमने वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी थीटा की टर्म्स में हमने देखा था। यहाँ हम चाहते ये हैं कि जो वेलोसिटी है उसको हम देखें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जिस किसी एक पॉइंट पर जब ये हमारे पास प्रोजेक्शन मौजूद है या शेडो मौजूद है इस बॉडी का, तो उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट x लिया गया है, जो जाहिर है कि इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको हमने एक्स नॉट लिख दिया, और वैसे अगर आप देखें तो ये दरअसल एक्स नॉट जो है वो रेडियस के बराबर है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चार चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी इस डायग्राम को अगर आप गौर करें तो जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास सूरत हाल है वो ये है कि अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हों तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में हमारे पास, या इस ट्राइंगल के थ्रू हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। और बहुत आसान सी बात है कि जाहिर है कि ये जो हमारे पास है ये नॉर्मल है या अपोजिट साइड है जो कि एक्चुअली इसके बराबर है, और ये हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस है। तो अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये हमारे पास इस तरीके से साइन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट आ जाता है, या x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा आ जाता है। उसके बाद हम वेलोसिटी के लिए भी एक ये इक्वेशन कर चुके हैं और इसको भी रिकॉल करने की ज़रूरत है। जिसमें आपसे कहा कि प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है नंबर 2 उसमें इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया गया है, उसको ज़रूर देखिए। v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, ये है हमारे पास ये वेलोसिटी जो कि दरअसल हमारे पास जो बॉडी p है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। तो ये जब मैं लिखता हूँ v तो इसका मतलब है दरअसल मैं वी क्यू लिख रहा हूँ, और इसी तरीके से जब मैं x लिखता हूँ तो इसका मतलब है एक्स क्यू लिख रहा हूँ। तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, x डिवाइड बाई एक्स नॉट ओमेगा। ये असल में थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है। इस जगह में एक रुक कर ये बात कहता चलूँ कि हो सकता है कि ये डेरिवेशन जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ये आपसे कोई डायरेक्ट एग्जाम में ना पूछे, लेकिन जो इक्वेशन इससे फाइनल हम लेकर आएंगे वो कैसे आई उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको आप ज़रूर गो थ्रू करें। बहरहाल जो एप्लीकेशन है वो तो लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास आएगी, फाइनल इक्वेशन जो आएगी उससे हम करेंगे, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है या इक्वेशन है। और जो हमने इक्वेशन 1 और 2 में जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, उनको अगर हम यहाँ यूज़ कर लें तो हम फिर ये मुख्तलिफ स्टेप्स करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे पास वो फाइनल इक्वेशन है जो आपने दरअसल याद रखनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये अगर आप देख लेंगे समझ लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन असल में जो एप्लीकेशन है वो इस इक्वेशन की है, या ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। अब यहाँ पर एक तो चीज़ ये समझ लें कि ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, लेकिन हर सिस्टम के लिए, यानी मिसाल के तौर पर स्प्रिंग, मैस स्प्रिंग सिस्टम का हमने देखा था, या बुलेट का केस है गन के साथ, या सिंपल पेंडुलम का केस है, तो हर एक चीज़ के लिए
आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू आएगी या ओमेगा की जो इक्वेशन बनेगी वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो हैं वो एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि v जो है वेलोसिटी, इसकी क्या सिचुएशन है अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स को गौर करें। तो हमने कहा कि अगर x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट है, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट है, यानी ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो x नॉट है, यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट था वो ये है। क्या मतलब इस बात का कि बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करती हुई यहाँ आई है कि इसका शेडो भी यहीं पर है। तो शेडो का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वही हो जाएगा जो हमारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने कहा कि जी हमारे पास वो क्या होगा कि x नॉट माइनस एक्स नॉट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हैं, यानी जब एम्पलीट्यूड का पॉइंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी है, और इस एम्पलीट्यूड के पॉइंट पर जब हैं तो हमारे पास वेलोसिटी इसकी ज़ीरो आ रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सिचुएशन है उसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है वो यहाँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखें, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि आप मीन पोजीशन पर हैं, यहाँ हैं कहीं आप। तो मीन पोजीशन पर जब आप हैं तो उस वक्त क्या हुआ कि ज़ाहिर है कि ये तो ज़ीरो हो गया, और आपके पास जब ये ज़ीरो हुआ तो यहाँ पर फिर ये प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, और v इज़ इक्वल टू बहुत सिंपली आप प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिकॉल करें अगर, तो दरअसल ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि प्लस माइनस आर ओमेगा, क्योंकि एक्स नॉट जो है इज़ नथिंग बट आर। तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं कि वी क्यू इज़ इक्वल टू वी पी हो जाता है, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास कहाँ है, जब हम मीन पोजीशन पर हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये एक बात लिख दी है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजीशन, और मिनिमम कहाँ है, तो आप कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ मैं ये स्टेप्स जो है वो अभी दिखाता हूँ आपको एक पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन इससे पहले का अगर हम एक एनिमेशन देखें, ये एनिमेशन जो है इस पर गौर करें। यहाँ आपको दिखाया गया है कि एक जो है वो बच्ची या बच्चा जो है वो स्केटिंग कर रहा है, और जो है वो इसको हम अगर एक इस तरह की एक स्लोप पर इसको हम यहाँ खड़ा कर दें और इसको हम देखें कि इसकी क्या सिचुएशन है, तो दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करनी हैं। एक तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्पीडोमीटर चल रहा है, और इस स्पीडोमीटर को आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ आपने अगर इसको बच्चे को रोक दिया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो यहाँ आप देखेंगे तकरीबन इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। ज़रा वो एग्जैक्टली मैंने इसको नहीं मैं रोक पाया हूँ, लेकिन बहरहाल तो ये जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की सूरत हाल है। अब अगर जो है वो आप इसको जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आप मूव करते हैं और आप जा रहे हैं इसकी मीन पोजीशन की तरफ, तो आप देखते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम की तरफ जा रही है। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम की तरफ गई, लेकिन जैसे जैसे ये दूसरी तरफ जाना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फिर वही सिचुएशन होगी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी होगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी जो बात सीखी है वो क्या सीखी है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, और जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम। इसी बात को हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एनर्जीज़ की क्या सूरत हाल है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्या किया है हमने। दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो हम एनर्जी को पोजीशन के साथ लें या एनर्जी को टाइम के साथ लें, वो बाद में देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी को आपने देख लिया कि किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, और जब ये दूसरी तरफ जाता है तो मिनिमम वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये भी है कि जैसे अगर आप राइट साइड पर देखें तो फ्रिक्शन को यहाँ दिखाया गया है कि ये नन है, यानी कोई फ्रिक्शन यहाँ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आप यहाँ फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या होगा फिर कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे बॉडी मूव करती जा रही है आप देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। लेकिन जब हम फ्रिक्शन कोई नहीं लेते तो फिर हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिकॉल करें कि जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी तो उसमें एक बहुत बेसिक कंडीशन ये थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो 4-5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ये भी पिछले लेक्चर को देखें तो पता चलेगा आपको कि फ्रिक्शनलेस सिस्टम चाहिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो कि ज़ाहिर है कि एक सॉर्ट ऑफ आइडियल सिचुएशन है और इसको हमें इसी तरह से देखना है। तो ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाई, इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप जो है वो मैथ्स को चेंज कर दें तो क्या होगा। अब देखिए, मैथ्स को अगर आप चेंज करते हैं तो इस पर वेलोसिटी का क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये हमें देखना है। तो ज़ाहिर है कि एनर्जी का इफ़ेक्ट और मैथ्स का जो हाफ mv² की जो सिचुएशन है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की, वो हम देखेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल बात है वो ये है कि वेलोसिटी जो है उसको अगर हम देखें तो उसकी क्या सिचुएशन है। देखिए, ये मास मिसाल के तौर पर हमने कोई 6-7 कुछ लिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या सिचुएशन मिल रही है, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ रही है। इसको अगर हम देखें कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ रही है, तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड मसलन आ रही है, या 10 आएगी। अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू ले लें इसकी, तो तकरीबन कोई 10 के करीब पहुँचेंगे हम। ये देखिए, तकरीबन कोई 10 के करीब या 8 के करीब पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो यहाँ पर क्या करें कि मैथ्स चेंज कर दें। अब देखें क्या हुआ। जब मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं आप, तो देखें कि क्या हुआ है। तो फिर अगेन वेलोसिटी जो है वो आपके पास वही है। तो इसका मतलब है कि मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। असल में वो क्यों नहीं है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है मैथ्स से कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी को चेंज करके देखें। अगर हमारे पास ग्रेविटी जो है वो फर्स्ट की है कि अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास वैल्यू उसकी ज़ाहिर 9.8 है, जो कि यहाँ मेंशन की गई है। लेकिन अगर आप मून की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी पे क्या असर पड़ रहा है। देखें, वो बाहर ही निकल गया इस एनर्जी के साथ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो जी का ज़रूर इफ़ेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी पर। यहाँ देखें, अगर हम जो है वो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जुपिटर पे चले जाएं तो उसकी 24.8 है। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, वेलोसिटी अब यहाँ आपको बढ़ती हुई महसूस हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वेलोसिटी का जी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको भी देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने अभी आपको बात समझाई है वो ये है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप मुख्तलिफ़ सिस्टम्स की बात करते हैं तो ओमेगा जो है वो डिफरेंट हो जाता है। या मैंने मैस स्प्रिंग सिस्टम को अगर हम कंसिडर करें तो ओमेगा किस तरीके से निकलता है, पिछले लेक्चर को अगर आप देखिए तो पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो वो लाजमी तौर पर इस इक्वेशन को फॉलो करती है। लेकिन उससे पहला यानी फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसको अगर आप देखें तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो हमारे पास इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो पता चला कि जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ये आ जाती है, यानी √k/m। याद रखिए कि ये हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक वैल्यू है ओमेगा की, किसके लिए, एक सिस्टम के लिए जो कि स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अगर कोई और सिस्टम होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पेंडुलम हो या कोई भी और सिस्टम हो, तो उसके लिए ओमेगा डिफरेंट तरीके से निकलेगा। लेकिन किस तरह निकलेगा, ये इक्वेशन तो हमेशा यूज़ होगी, लेकिन उस सिस्टम के लिए, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक हमारे पास एक्सक्यूज़ मी एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन होगी। तो इन इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकेंगे और ज़ाहिर है फिर आप इसमें वेलोसिटी में इसको रख लेंगे। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन है वेलोसिटी के लिहाज से। तो इस लेक्चर के, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया है कि वेलोसिटी को अगर हम इन टर्म्स, एक ऐसी बॉडी की वेलोसिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स देखना चाहें तो वो क्या होगी। तो पता चला मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर और मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अब यहाँ पर हम इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में एक चीज़ देख रहे हैं और वो ये है कि हम किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं जब कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक सिंपल सिचुएशन के लिहाज से हमने एक जो वो सिस्टम लिया हुआ है वो हमारे पास जो है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है और इसमें कुछ बातें हम जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो इसमें बुनियादी चीज़ थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी एग्जीक्यूट करती है अंडर द इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। बार बार कह रहा हूँ कि इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी आपने देखा हो। यहाँ पर जब हम बॉडी को या ब्लॉक को ए से बी पर ले जाते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स नॉट। जब इसको हम बी से छोड़ेंगे तो ये वापस मूव करना शुरू करेगा ए की तरफ और चूँकि एक पर पहुंचकर इसकी जो इनर्शिया की जो कैफियत है वो इसको इधर रुकने नहीं देती। इनर्शिया का जो कैरेक्टर है या इसकी जो एक इसके अंदर एक समझिए कि कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इनर्शिया की वजह से, वो इसको यहाँ रुकने नहीं देता और वो इसको आगे बढ़ाता है। और कब तक बढ़ाता है? जब तक ये स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम कंप्रेशन पे ना चला जाए। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे चला जाता है तो फिर ये रिस्पॉन्ड करता है और इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स के थ्रू या उसकी वजह से सी से ए की तरफ बॉडी जाती है। अब यहाँ पर ये बॉडी जो है ए बी और फिर बी से ए और फिर ए से सी और सी से ए ये एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो अगर के एक स्प्रिंग कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो, तो ये हम जो है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ए एस की जो डिफॉर्मेशन का चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अब ये बात ज़ाहिर है आपको याद रखनी है कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम पहले जैसे मैंने आपसे कहा पढ़ चुके हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है सिर्फ, ये ख्याल रखिए। यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास जब x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि बॉडी ज़ाहिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँची हुई होगी और उस वक्त जो आपके पास एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और उसको हमने कहा कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कब? जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचे हुए हैं और उसकी इक्वेशन क्या आ रही है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी उसकी वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से निकाली जा सकती है। लेकिन जब आप मीन पोजीशन पर हों और x इज़ इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा? तो पता चला कि हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 आ रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास जो है वो सिचुएशन क्या थी, ये भी अभी जो हम देख कर आए हैं इसी को अगर आप गौर कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखिए तो क्या होगा जब आप जो है वो जा रहे हैं कहाँ से, मैक्सिमम से। चलें इसको हम वापस ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं फ़िलहाल कि इसको हम वापस ले जाएं और हम कहें कि जी यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे, बाद में से हम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ से ये हमारे पास जो है वो मिनिमम की तरफ जा रही है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसको अगर आप देखें तो इसको हम इस तरह से भी टाइम के लिहाज से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। लेकिन फ़िलहाल हम पोजीशन के लिहाज से देख रहे हैं कि पोजीशन और एनर्जी को देखें तो हमारे पास ये देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है और मिनिमम हो जाती है कब? जब हम इसको देखते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रही है बॉडी। तो ये हमारे पास सिचुएशन है पोटेंशियल एनर्जी की। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ ज़ाहिर है कि अगर हम इसको अपने अर्थ के लिए देखें तो अच्छी बात होगी ज़ाहिर है, और अर्थ के लिए देखें कि किस तरीके से चल रहा है ये। तो ये हमने कहा कि जी नीचे की तरफ आ रहा है और ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम फिर दोबारा हो गया। तो जब हम मीन पोजीशन पर पहुँचे हैं तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और जब हम एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम हो रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये भी हमारे पास एक सिस्टम है और इसको अगर आप देखें तो ये हम इसको अगर रन करें तो देखें यहाँ पर भी ये हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह सबको देख रहे हैं। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर जो पिछले हमने डिस्कशंस किए थे जिसमें हमारे पास ये सारे ग्राफ्स थे, या मैं फ़िलहाल ये बंद कर रहा हूँ, सिर्फ ये मैं एनर्जी को दिखा रहा हूँ, बल्कि इसको भी बंद कर दें। और यहाँ जो हमारे पास U है वो पोटेंशियल एनर्जी है और K जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। मैंने अभी फ़िलहाल काइनेटिक एनर्जी का तस्करा नहीं किया है,
लेकिन इसको भी हम चेंज होते हुए देख रहे हैं। मैं दोबारा इस पर आऊँगा, लेकिन जो है वो यहाँ पर हम अगर वापस जाएं और एक इस एनिमेशन पे गौर करें तो ये एनिमेशन हमें क्या दिखा रही है? अगेन द सेम थिंग कि अगर हम एक मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हो तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो रेड से दिखाई गई है उस पर अगर आप गौर करें तो जब हमारे पास बॉडी मूव करते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन यानी तकरीबन कोई 2.3 वगैरह पे पहुंचती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो रही है। मसलन यहाँ मैं अगर इसको रोक दूँ तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। मैं अभी टोटल पर और काइनेटिक पे भी आता हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें पहले आप देख लें। जब हम इसको दोबारा प्ले करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर मिनिमम हो जाती है। यही हमने बात डिस्कस की है और वापस जाते हैं तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। यहाँ पर जो अभी हमने वेलोसिटी की बात की थी तो वो क्या था? ये हमने इक्वेशन निकाली थी v = स्क्वायर रूट k/m और स्क्वायर रूट x0² माइनस x²। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो ये एक हमारे पास जनरल इक्वेशन बन रही है काइनेटिक एनर्जी की। जनरल से क्या मुराद है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर अगर हम मालूम करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखें तो काइनेटिक जब हम x = 0 पर पहुंच रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ kx0² आ रही है। और जब हम जो है वो ये कह रहे हैं कि x = x0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब है? जब आप मीन पोजीशन पर हैं। और बहुत इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ज़ाहिर है अगर हमारे पास ये हाफ mv² है तो जहाँ वेलोसिटी 0 होगी वहीं काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी कहाँ हमारे पास मैक्सिमम थी? मीन पोजीशन पर। तो हमारे पास हाफ kx0² इक्वेशन बता रही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो आप चाहें तो यहाँ लिख दें कि भाई ये मैक्सिमम है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम है। कहाँ पर? जब x = x0 है, यानी जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। दो बातें करता चलूँ। एक तो ये कि जो हमारे पास इक्वेशन A है इसको अगर आप गौर करें और जो अभी हमने इक्वेशन C निकाली है इस पर आप गौर करें तो ये दोनों एक ही इक्वेशन हैं, हाफ kx0² हाफ kx0²। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जहाँ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वैल्यू जो है मैक्सिमम वो हमारे पास हाफ kx0² है काइनेटिक एनर्जी की भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। अब अगर हम टोटल एनर्जी देखना चाहें तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो ये दो इक्वेशंस जो हमने बनाई थी रोमन 1 और रोमन 2, ये इक्वेशन जो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए और ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए जनरल इक्वेशन जो हमने बनाई थी, उनको जब हमने यूज़ किया तो पता चला टोटल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ kx0² आ रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन A, C और E को अगर आप देखें तो वो क्या शो कर रही है कि टोटल एनर्जी रिमेन द सेम बट चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड वाइस वर्सा। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड दिस इज बेसिकली दिस इज द लॉ ऑफ क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाएगी लेकिन टोटल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रहे कि ये हमारे पास वो बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एक बेसिक कंडीशन हमने देखी वो क्या थी कि साहब हमारे पास जो है वो बॉडी फ्रिक्शनलेस सिचुएशन में होगी, और फिर वही कि एक्सेलरेशन उसका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा माइनस एक्स के और वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ था। लेकिन जो बुनियादी बात थी वो क्या थी कि हमारे पास जो है वो
फ़िलहाल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है और हमने कहा कि ये टोटल एनर्जी भी वही है। तो इक्वेशन ए, इक्वेशन सी और इक्वेशन ई पर अगर आप गौर करें तो ये तीनों एक ही हैं। यहाँ पर जो हम बात देख रहे थे वो देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जो आपके पास ये पॉइंट है, मसलन जो मीन पोजीशन का पॉइंट है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ब्लू से काइनेटिक एनर्जी दिखाई गई है और ये आपको मैक्सिमम दिखाई गई है। तो पता चला कि हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी जिस वक्त हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जहां हमारे पास मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो ये इंटर कन्वर्जन हम दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो यही सिचुएशन है कि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट हो, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ एक ही हैं। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो लाइन है ऊपर वाली ब्लैक लाइन, ये मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, तो आपको वो मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं मसलन, तो पता चला कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी यू बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हम यहाँ पर पहुँचे हुए होंगे, यानी हमारे पास जो है वो सिचुएशन वही होगी जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप एक सॉर्ट ऑफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि जिसमें, बल्कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर दूं, अगर ये आपके पास जो है वो मिल सकता है मीन लाइन है और सब आपने कहा कि ये हमारे पास एक सिचुएशन है जो ज़ाहिर है कि हमें यहाँ पर यूं करके हम दिखा रहे हैं। एक कर्व ये है और दूसरा कर्व जो है वो इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है। तो वो हम किसी और कलर से बना लेते हैं, रेड से बना देते हैं मसलन। तो ये हमारे पास जो है वो ये आ गया। अब आप गौर कीजिए कि जो हमारे पास मेन बात है वो ये है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो तो ये है, लेकिन ये टोटल एनर्जी किस तरीके से नज़र आ रही है कि किसी एक पॉइंट पर, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी ज़ीरो है, दूसरी एनर्जी मैक्सिमम है। तो ज़ीरो कौन सी है? तो हमने कहा जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, इसका मतलब है जिसे मैंने आपसे कहा कि यू इसको ले लीजिए और यहाँ इसको के ले लीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो लाइन है पिंक से जो मैंने बनाई है इसको आप टी कह दीजिए, यानी टोटल। तो हर पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। और सिंपल सी बात क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि फर्ज कीजिए कि ये पॉइंट, तो एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट मिसाल के तौर पर ये है, और इन जब दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप कह रहे हैं, या यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि साहब ये एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स को शो कर रहा है कि जिस पर ये भी इधर एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड का और ये नेगेटिव साइड का है। तो पता चला कि हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, और जब इसको ऐड करें तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। और इसी तरीके से कोई भी दूसरे पॉइंट्स आप ले लीजिए, तो इनको जब आप ऐड करेंगे, अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी। अब ज़ाहिर है यहाँ ये ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर जाएं तो ये आपके पास मैक्सिमम है यानी पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो दिस इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और किस तरह दिखाई गई है कि ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है इनका, कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ अगर गौर करें तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीम मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब आप और आगे बढ़ते हैं और आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। एक वक्त आया जब ये दोनों बराबर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती चली जा रही है। और इस पॉइंट पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की सिचुएशन है। जो मैंने यहाँ आपको एनिमेशन दिखाई थी उसमें भी अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डाल लें तो ये कर्व जो मैंने अभी बनाए हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। और अगर आप टोटल को भी देख लें तो ये लाइन वो आ गई टोटल वाली।
तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। इसको दोबारा देखें कि किस तरीके ये साथ साथ चल रहे हैं। टोटल जो है वो उसने दिखा दिया कि ज़ाहिर है उसकी एक स्ट्रेट लाइन है, वो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन जो एनर्जी की सिचुएशन है वो पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो स्पीड का इफ़ेक्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज हो रही है, ये सारी बातें जो है वो हमने इसमें सीखी। एक आखिरी बात जो मैं यहाँ से शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन अगर देख लें तो कोई हर्ज भी नहीं है, कि मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अगर आप लिखें तो पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल अगर देखें तो वो mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो ये अगर आप गौर कीजिए तो m से m कैंसिल हो जाता है और वेलोसिटी जो है उसकी अगर आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास क्या आ रही है, तो v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh आ रही है। तो एक तो ये भी याद रखिए कि हमारे पास इक्वेशन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट के साथ है, लेकिन जो बुनियादी बात मैं आपसे बता रहा था और मैंने हमने एनिमेशन में भी देखी थी कि जब आप इसको वेलोसिटी को देखते हैं तो यहाँ पर आपके मास का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। मैस में अगर कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं डजंट मेक एनी डिफरेंस, और जो है वो एनर्जी तो फ़र्क पड़ेगी, ओवरऑल एनर्जी पे तो फ़र्क पड़ेगा ज़ाहिर है, क्योंकि एनर्जी जब आप देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी अपनी अपनी जगह m से इफ़ेक्ट हो रही हैं। लेकिन वेलोसिटी को जब आप बात करते हैं तो वेलोसिटी का के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ये ख्याल रखिए कि वेलोसिटी की जो भी हमने इक्वेशन देखी है वो स्क्वायर रूट के साथ है। यहाँ पर उन्होंने एक थर्मल एनर्जी भी दिखा दी है आपको, चूँकि थर्मल एनर्जी यहाँ ज़ीरो दिखा रहे हैं रेड लाइन से। वजह क्या है कि हमने यहाँ फ्रिक्शन को ज़ीरो लिया हुआ है। अगर हम एक नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हो, जो कि खैर ज़रूरत तो नहीं है यहाँ, लेकिन अगर आप इसको देखें तो अगर आपने फ्रिक्शन डाल दिया तो फिर थर्मल एनर्जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। और जाहिर है कि ये एक बहुत ही सिंपल मेरा ख्याल से चीज़ हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई गई है और इसमें भी मैंने वही चीज़ दिखाने की कोशिश की है। जाहिर है कि ये पर्टिकुलरली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चूँकि मैस स्प्रिंग सिस्टम था, तो मैंने ये एनिमेशन और जो ये एनिमेशन थी वो स्प्रिंग वाली ले ली है। ये एक जनरल आपको दिखा दिया है कि हमारे पास जो है अगर कोई चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो तो किस तरीके से वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होगी। और आप नंबर ऑफ़ टाइम्स ये देखेंगे कि वो आपसे ये पूछ रहा होगा कि भाई ये बॉडी है और इस तरीके से मूव कर रही है, बताइए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रही है। तो जब भी आप ये देखिए कि उसमें फ्रिक्शन का अगर कोई जो है वो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, यानी फ्रिक्शन की बात कर दी गई है, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़ाहिर है उसमें फिर क्या होगा कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ थर्मल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्ट हो रही होगी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। और ज़ाहिर है वो क्यों होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो फिर हीट एनर्जी का लॉस भी उस तरह से नहीं है। तो ये आज का डिस्कशन है और इस अगर उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस को सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो जो शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। होपफुली आपको अगर ये समझ में आता है तो ये दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे इस्तेफादा कर सकें। जब आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है कि आपकी ये समझ में आ रहा है, तो हम फिर और बेहतर तरीक़े से इसको जो है वो लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कमेंट्स में बताएं कि क्या इश्यूज़ हैं तो फिर हम और इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको देखिए, पढ़िए, जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनको भी देखिए। ऑसिलेशन का जो चैप्टर है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑसिलेशन के जो चैप्टर को हम कनेक्ट करते हैं अपने सर्कुलर मोशन के और ग्रेविटेशन के चैप्टर्स से, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं वो मोस्टली हमारे पास उसमें एक ही तरह की आती हैं, जैसे v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा या थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये इक्वेशंस हैं जो कि
हमारी सर्कुलर मोशन से चल रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देखिए और फिर इंशाल्लाह इसके हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। नए लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।